नजमुल साकिब साहब, क्या सदर बनकर मुफाहिमत का जादू चला पाएंगे आसिफ अली जरदारी, या इस ओहदे पर इतनी गुंजाइश नहीं है? आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के कुर्बान जाऊं। देखिए, दूसरे मुल्कों में जब कोई वजीर आज़म या सदर बनता है तो नज़रियात पे बात होती है कि इस कैंडिडेट के, इस उम्मीदवार के क्या नज़रियात हैं, इसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, इसको इतनी इसमें ताकत, इस्तात, बिसात है कि ये मुल्क को आगे लेके जाए, इकनॉमिक आपकी तरक्की आए, वगैरह वगैरह। हमारे मुल्क में क्या होता है? हमारे मुल्क में होता है कि जी जो नाश्ता मिला उसमें हलवा पूड़ी कैसी थी और वो टकाटक जो कीमा हमें नजर आया उसके क्या मजे थे जी, क्या बात है। फिर ये कि किसने पहले वोट डाला, किसने दूसरे नंबर पे वोट डाला, किसने तीसरे नंबर पे वोट डाला, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, कौन किस तरह से चल के किसने किसके साथ मुसाफिया किया, कौन किसके। तो पहले तो मैं अपने मुल्क के कुर्बान जाऊं कि हम बहुत भोले और प्यारे लोग हैं, यकीन कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ फोकस होता है इन्हीं चीज़ों पे, और फिर जब हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से तकाबुल करते हैं तो हमें पता लगता है कि बाकी मुल्कों में अगर सदर का इंतखाब हो रहा है या वजीर आज़म का या किसी इस तरह की बड़ी पोस्ट का, आईनी पोस्ट का, तो उसमें यह होता है कि उनको आखिर दम तक पता नहीं होता कि कौन बनेगा सदरे फलाना फलाना मुल्क, उनको नहीं पता होता। और फिर वोटिंग इतनी सख्त होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये हमें बहुत पहले से पता था, हमें बहुत पहले से खबर थी। इसी फोरम पे हम 2-3 दफा हम ये कह चुके कि आसिफ अली जरदारी साहब ही बन रहे हैं। बिल्कुल। अब ये कि ये तो फिर सहूलत हमें मुयस्सर हुई ना जी, कि हमें पहले से ही पता होता है। बस थोड़ा सा जरा एक हम्प सा आया जब हमें वजीर आजम का पता लगा कि वो नवाज शरीफ नहीं बने, हालांकि वो पूरी तैयारी वगैरह थी। आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी जी, देखिए, इस वक्त जो हाजिर स्टॉक है, इस वक्त जो मौजूदा स्टॉक में लोग हैं, उनमें अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको फौरी तौर पे कहूंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतर कैंडिडेट सदारत के लिए इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में कोई नहीं है। वो क्यों? वो जीरक हैं, वो जहांदीदा हैं, और जिस मफाहमियत की आपने बात की है ना, वो तो इसके बादशाह हैं। अब उनका जो अगर पिछला दौर देखें तो उसमें हमें नजर आता है कि उन्होंने चंद ऐसे अहम फैसले किए जो कि मुल्क की तारीख में या मुल्क की मुस्तकबिल पे उनके गहरे असरात थे, जिसपे सबसे पहले 18वीं तरमीम आती है, फिर उसके बाद 52(8)B वो जो है आपका है, यानी 58(2)B, जिसके तहत उन्होंने अपने ही इख्तियारात जो हैं वो तफवीज कर दिए पार्लियामेंट को। अब उनसे तवक्को क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि इस वक्त यानी यूसुफ रजा गिलानी नहीं होंगे उनके प्राइम मिनिस्टर, और इस दफ़ा ये नहीं होगा जिस तरह पहले होता था कि जी समरी अगर प्राइम मिनिस्टर से कोई अप्रूव होती है किसी अहम फैसले पे तो वो वाया प्रेसिडेंट हाउस वापस जाया करती थी। इस दफ़ा क्या है? इस दफ़ा ये है कि यूसुफ रजा गिलानी नहीं है, इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उनका अपना अंदाज है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और उनके पास बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन इसमें भी मुझे ये नज़र आता है कि जरदारी साहब में इतनी जो है ना समझ बूझ है सियासत की भी, गवर्नेंस की भी, कि उनको अपना भी पता होगा, शहबाज शरीफ साहब का भी पता होगा, और शहबाज शरीफ साहब को भी पता होगा कि ये डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं हैं, ये ममनून हुसैन नहीं हैं, ये आसिफ अली जरदारी है। अब ये है कि पिछले दिनों असम्बली में हमने देखा कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला रहे थे और बड़ी खुशगपियों में मसरूफ थे, तो जहन अचानक पीछे की तरफ गया और जहन में बहुत सारी ईंट से ईंट बजी, और बहुत सारा मुझे लगा कि मेरे दिमाग को ऐसे को सड़कों पे घसीट रहा है, मेरे दिमाग को जो है ना वो फाड़ के तो कोई दीवारों पे फेंक रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बातें याद आई। खुशी की बात यह है, और पाकिस्तान की सियासत के लिए खुशी की बात यह है कि इस वक्त चीज़ें अपने अपनी जगह पे बैठ रही हैं। चेस बोर्ड जो है, शतरंज की बिसात, आज समझिए कि पूरी बिसात उसकी बिछ गई। अभी सिर्फ सेनेट का इजला वो रह गया, यानी आपका इलेक्शन। उसमें भी यकीनन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें पहले से ही पता होता है कि क्या क्या होने वाला है, तो मुल्क का मुस्तकबिल अब इनके हाथ में है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एज अ टीम किस तरह मुल्क को इन तमाम बहरानों से लेके निकलते हैं। बाय द वे, याद रहे कि 2 दिन पहले जरदारी साहब ने
शहबाज शरीफ साहब को आइंस्टाइन से तशबीह दी। जी जी, तजुर्बात करने ना उन्होंने भी, वो भी चैलेंजेस का सामना अच्छा करता था और ये शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस का ठीक तरह से सामना करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, ये जो कश्ती पार लगानी है, हमारा तो यही सवाल है कि ये कश्ती बीच मंझदार फंसाई किसने है? और दूसरी बात ये कि जो मिलजुल कर तकदीर बदलने की बातें हो रही हैं, ये कोएलिशन गवर्नमेंट कितने अरसे मिलजुल कर रह सकेगी भी साथ कि तकदीर बदली जा सके? देखिए, अगर ये गर्मियां गुजार लेती है आपकी ये मौजूदा हुकूमत, तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा। हम दुआ करेंगे कि अगली सर्दियां भी गुजार ले। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस तरह राव साहब ने भी कहा है ना, कोई चीज़ जो है वसूख से कहीं नहीं जा सकती। कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि उसकी बेस पे बना के हम कहें जी कि ये अगर ये हो गया तो तब ये हुकूमत चलेगी। ये जो है ना सियासी भंवर में लाया कौन, और ये तो एक मुहिम्मा है। आप यकीन कीजिए, आप इसके बारे में सियासतदानों के नाम ले सकते हैं, वो साहिब इक़्तिदार लोग जो मुख्तलिफ यानी औकात में पाकिस्तान की बाग दौड़ उनके हाथ में थी, उनके नाम ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी राय हो सकती है, लेकिन एक बात वसूख से की जा सकती है, और वो ये कि ये जिस भंवर में इस वक्त कश्ती फंसी हुई है ना, इसमें आपकी आवाम का कोई कसूर नहीं है। इसमें आपकी आवाम ने किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनकी कश्ती तो असल में आवाम की है जो कि भंवर में आई है। और फिर जब ये गा गे गी शुरू होता है ना, ये यहाँ मैं छोटा सा था जब से सुनने में आ रहा है ये, हम ये पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल लेंगे, हम वोट को इज्जत दिलाएंगे, हम मुल्क संवारेंगे, हम आवाम को रोटी कपड़ा और मकान दे देंगे, ये हेल्थ कार्ड इस तरह का काम करेगा। गा गे गी। और अभी भी हम यही सुन रहे हैं में मुल्क चल रहा है, फ्यूचर आ नहीं रहा, वो ब्राइट फ्यूचर जो नजर आता है टेंसेस की सूरत में। जी बिल्कुल, ये जो टेंस है ना, एक तो हम वैसे ही बड़े टेंस हैं, ऊपर से हमें फ्यूचर टेंस जो है ना उसमें लगा दिया गया, उस ट्रक की जो फ्यूचर टेंस की ट्रक की बत्ती है। देखिए, जब आप किसी पाकिस्तान के सियासतदान से ये सुने कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी हुकूमत जो है वो बन चुकी है। ठीक है, समझ लीजिए कि उनको पता है कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। क्योंकि अगर मुझसे आप पूछेंगी, फर्ज करें कि इस वक्त जो हुकूमत बन गई शहबाज शरीफ साहब की, पीपल्स पार्टी भी और उसमें और भी पार्टी शामिल हैं, वो कहते हैं जी हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो मुझे बताइएगा खान को साथ लेके चलेंगे? खान को साथ लेके चलेंगे, और किस तरह से लेके चलेंगे? तो ये सियासत की फिर एक गे आ गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जहां तक मुल्क की कश्ती को पार लगाने का ताल्लुक है, उसके लिए आपका कम से कम अच्छा मल्ला होना बड़ा जरूरी है। देखिए, कश्ती को पार कौन लेके जाता है? मेरे जैसा बंदा जो ना कभी कश्ती पे बैठा है, ना उसको पता है कि समंदर में किस किस किस्म के हशरातुल अर्ज पाए जाते हैं, कौन कौन से तरीकों से कैसे कैसे तूफान आते हैं। अगर आप सियासत की बात करें, आप मुआशरत की बात करें, माशी हालात की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, यूथ की बात करें, आप किसी एक एंगल से पाकिस्तान को देखें, कोई भी कल इस वक्त सीधी नजर नहीं आ रही, सिवाय उम्मीद के कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हम सारे इस कश्ती को वाकई पार लेके चले जाएंगे। और जहां तक खित्ते की सूरत हाल का ताल्लुक है, सिक्योरिटी का ताल्लुक है, यकीन कीजिए इन मुआशी मसाइल के साथ अगर इन मसाइल को मैं इकट्ठा करूं, और मैं हुकूमत के जो इस वक्त दाई हैं या जो इस वक्त यानी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको सही मानों में, हकीकी मानों में बताऊं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आपको ये सारे लोग जो इस वक्त मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सदर बन रहे हैं ना, ये जाए नमाजों पे नजर आएंगे। यकीन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक सही इदराक ही नहीं है। ले लीजिए जरा, क्योंकि अभी आपने पीटीआई की बात की कि क्या खान को साथ लेकर चलेंगे, तो खान तो खुद नहीं साथ चलना चाह रहे ना। पीपल्स पार्टी ने पहले साथ बिठाना चाहा, वो नहीं माने। उसके बाद अब भी जो बयानात आ रहे हैं अडयाला जेल से, वो भी यही आ रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन मुख्तदर हल्कों की वो बातें कर रहे हैं कि हाँ हम इनके साथ खुद नहीं चलना चाह रहे। खान साहब खुद नहीं चलना चाह रहे, और उन्होंने बड़े यानी इत्मीनान से, और वो उस अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो तो नहीं जाना चाह रहे। तो आप फिर किसको साथ लेके चलेंगे? मेरी तो बात वहीं पे है, बिल्कुल, कि ये सियासी बयानबाजी है। पोलराइजेशन आप जमात इस्लामी को साथ लेके चलेंगे? पोलराइजेशन की भी तो जड़ फिर निकालनी पड़ेगी ना बैठ के।
देखिए पोलराइजेशन जो है ना वो तो फिर मुझे 1906 में जाना पड़ेगा। अच्छा। जहां पे मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली गई, उधर से लेके 1947 तक, 1947 से अब तक ये अच्छा। जिस पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया की पोलराइजेशन। ठीक है, ठीक मुझे है। जो नजर आ रही है पोलराइजेशन वो वाकईतन नजर आ रही है, और उसकी इंतहा ये है कि पढ़ा लिखा तबका, आपके दानिश्वर, आपके शायर, आपके अदीब, आपके इंटेलेक्चुअल्स, वो इस सारे सीन से हट ही गए हैं। वो नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि उनको समझ ये आ रही है कि हमारी तो कोई बात सुनने वाला, समझने वाला है ही नहीं। तो एक पोलराइजेशन है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। अच्छा। जो कि जिसका हमने यानी नतीजा मुंतज होते हुए देखा, ये जब इलेक्शन हुए, और उसमें हमने देखा कि जो पोलराइजेशन के इस तरफ थे उन्होंने दबा के वोट दिए, और खान को जो है वो उन्होंने बताया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को दिए। जिस पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं उसमें नफ्सियात भी आती है। ठीक है। क्यों सारे लोग जाना चाहते हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे मसाइल अगर इस वक्त इसको कोई हल करना चाहता है तो मुझे 2-3 विंस्टन चर्चिल चाहिए, 3-4 फिदल कास्त्रो चाहिए, और 4-5 तैयब अर्दोगान चाहिए, और एक कायदे आजम भी चाहिए। चल ये सीधा सीधा सा नजर आ रहा है हमें कि ये कश्ती भंवर में रहेगी। अब ये कि जब तक भंवर में रहती है, ये मेरी इस वक्त की आखिरी बात, दुआ ये है कि जब तक भंवर में है, निकाल तो सकते नहीं है, जब तक भंवर में है ये ऊपर ही रहे, डूबे ना। और इसके लिए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जो बाकी यानी इदारे वगैरह हैं, जो रियासत जिसको हम कहते हैं, उनसे तवक्को की जा रही है कि जहां जहां पे कोई लूप होल होगा, जहां पे कोई कमजोरी होगी, तो वहां वो मौजूद होंगे उस फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल ठीक है, बड़ी आपने अहम बात